नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे मुख्य सेविका का मॉक टेस्ट नंबर 25 जिसमें आज आपको कुछ कठिन प्रश्न दिखाई देंगे, लेकिन इन प्रश्नों को करना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट नंबर 25 में आप टोटल 25 प्रश्नों को ही देखेंगे, लेकिन जो प्रश्न हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कुछ नई चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी और कुछ पुरानी चीज़ों का आज आपका रिवीजन होगा। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहूँगा कि चक्षु प्रकाशन की मुख्य सेविका की सिलेबस पर आधारित बुक मार्केट में आ गई है। इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी खरीद सकते हैं। इस किताब की खूबियाँ क्या हैं? इसमें टू द पॉइंट आपको सिलेबस दिया गया है और हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू प्रश्न भी दिए गए हैं। इसके अलावा टॉपिक का जो टाइटल है उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाषा में लिखा गया है, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक वो पढ़ रहे हैं। इस किताब में एमसीक्यू को भी रखा गया है और इस किताब की भाषा बेहद ही आसान है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चक्षु प्रकाशन की मुख्य सेविका के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित किताब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं या नजदीकी बुक स्टॉल से भी खरीद सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा जो मैं आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो आज और प्लीज वीडियो अंत तक देखा करिए। देखिए, हर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, और जब भी वीडियो शुरू करें उसे पूरा खत्म करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और आपको लगातार पढ़ने का जो फायदा मिलेगा वो आपको परीक्षा के समय समझ में आएगा। क्लियर है आपको? तो आप लगातार पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। तो मॉक टेस्ट नंबर 25 है आज का, और आज का आपका प्रश्न है कि विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो सन का यहां पर आप वर्ष भी कर सकते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज का आपका 26 प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। बताइए, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? ए परिवार, बी पड़ोस, सी स्कूल, डी नातेदारी। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? परिवार है, या पड़ोस है, या स्कूल है, या नातेदारी है? तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 26 में। क्लियर है आपको? तो 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, परिवार। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण परिवार है। क्लियर है आपको? सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण परिवार है। तो जो सामाजिक नियंत्रण है वो परिवार से शुरू होता है। परिवार से ही आप बहुत सी चीजें सीखते हैं जिससे आप अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 27 यानी कि 27। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विकास में महिलाएं, ऑप्शन बी महिलाएं और विकास, ऑप्शन सी है आपका लिंग और विकास, और ऑप्शन डी है आपका महिलाएं, पर्यावरण और विकास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। ए विकास में महिलाएं, बी महिलाएं और विकास, सी लिंग और विकास, डी महिलाएं, पर्यावरण और विकास। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 27 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, विकास में महिलाएं। क्लियर है आपको? विकास में महिलाएं हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विकास में महिलाएं उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 28।
निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? ए दहेज मृत्यु, बी यौन उत्पीड़न, सी अपहरण, डी पत्नी की पिटाई करना। बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? ए दहेज मृत्यु, बी यौन उत्पीड़न, सी अपहरण, डी पत्नी की पिटाई करना। तो इसमें जो घरेलू हिंसा का रूप नहीं है, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 28 का जो सी ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही उत्तर है, अपहरण। क्लियर है आपको? अपहरण घरेलू हिंसा का रूप नहीं होता है, दहेज मृत्यु होती है और यौन उत्पीड़न घरेलू हिंसा में हो सकता है, पत्नी की पिटाई करना भी घरेलू हिंसा का रूप है। क्लियर है आपको? तो 28 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एवं अधिनियमित है। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा में महिलाओं को बचाना है। इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। क्लियर है आपको? 26 अक्टूबर 2006 को इसे लागू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है 29। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है परिसंस्कृतिकरण, बी ऑप्शन है विस्तारण, सी ऑप्शन है आपका आत्मसातीकरण और डी है आपका संस्कृतिकरण। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो बी है, विस्तारण। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विस्तारण। तो किसी वस्तु, विचार, पार्थिव, अपार्थिव तत्व, नवाचार आदि के अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर फैलने की प्रक्रिया को विस्तारण कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है या कोई विचार है, कोई तत्व है या नवाचार है, कोई नई आदतें हैं, कोई नई परंपरा है, एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलने लगे तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विस्तारण कहते हैं। उदाहरण 16वीं शताब्दी में चीन में सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार हुआ था। बाद में यह तकनीकी समस्त विश्व में फैल गई। क्लियर है आपको? तो 16वीं शताब्दी में चीन में सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार हुआ था और बाद में यह तकनीकी समस्त विश्व में फैल गई। तो ये क्या हुआ? विस्तारण हुआ। क्लियर है आपको? तो एक तकनीकी को या एक परंपरा को या एक विचार का पूरे विश्व में फैलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना क्या कहलाता है? विस्तारण कहलाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 30। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइएगा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? बताइए। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? ऑप्शन ए है आपका रेखीय सिद्धांत, बी है चक्रीय सिद्धांत, सी है दोनों में से कोई नहीं और डी है उक्त दोनों में। तो ए बी सी डी का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? ए ऑप्शन है आपका रेखीय सिद्धांत, बी है चक्रीय सिद्धांत, सी है दोनों में से कोई नहीं, डी है उक्त दोनों में। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए। तो 30 का जो सही ऑप्शन है आपका और ए और बी तो दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उक्त दोनों। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है 30 में। कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? तो ये दोनों सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के, एक रेखीय सिद्धांत है और एक चक्रीय सिद्धांत है। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित दो सिद्धांत हैं, एक रेखीय सिद्धांत और दूसरा चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांतकारों में लिप्सेट, स्पेंगलर, परेटो, टायनबी तथा सोरोकिन आते हैं, जबकि मार्क्स, काम्ट, बेवलर, स्पेंसर आदि ये रेखीय सिद्धांतकार हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों का आरक्षण दिया गया है? देखिए, वैसे तो ये टॉपिक आपके संविधान तो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक प्रश्न महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके मॉक टेस्ट में रखा गया है। तो इसका उत्तर जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए है आपका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। तो आजा और आजा जा जो लिखा है, इसका फुल फॉर्म होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। क्लियर है आपको? बी में महिलाएं हैं, सी में दोनों ए तथा बी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 31 का जो सही ऑप्शन है आपका सी है, ए तथा बी दोनों। क्लियर है आपको?
बी महिलाओं को तो देना देना ही है, और जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति है, राज्य इनको अपनी इच्छा अनुसार आरक्षण दे सकता है। क्लियर है आपको? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9वां जोड़ा गया, ठीक है? और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायत राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। क्लियर है आपको? पंचायत राज संस्थाओं के मूल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, मतलब 33% लगभग आरक्षण दिया गया। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उनको जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। जैसी जनसंख्या होगी वैसा ही आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है आपको? यदि प्रदेश सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीटें आरक्षण दे सकता है, यानी कि ओबीसी को भी आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है? अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आता है, और अनुसूचित जाति आपका एससी में आता है, और अनुसूचित जनजाति जो हो वो एसटी में आता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, स्वजन पक्षपात, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। स्वजन पक्षपात, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ए सामाजिक असमानता के, या बी भ्रष्टाचार के, या सी सफेदपोश अपराध के, या डी संघर्ष के। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वजन पक्षपात, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, भ्रष्टाचार। क्लियर है आपको? भ्रष्टाचार स्वजन, पक्षपात, पक्षपात और सत्ता के दुरुपयोग के उदाहरण है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। भ्रष्टाचार ऐसे आचरण को कहा जाता है जिसमें निजी लाभ के लिए सामाजिक मानदंडों की अवहेलना या खुल्लम खुल्ला कानूनों का उल्लंघन कर सार्वजनिक शक्ति या सत्ता का दुरुपयोग किया गया हो। क्लियर है आपको? तो भ्रष्टाचार ऐसे आचरण को कहा जाता है जिसमें निजी लाभ को लिए सामाजिक मानदंडों का अवहेलना की गई हो या खुल्लम खुल्ला कानूनों का उल्लंघन कर सार्वजनिक शक्ति या सत्ता का दुरुपयोग किया गया हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, पक्षपात, सार्वजनिक धन की हेराफेरी आदि भ्रष्टाचार के ही विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि स्वजन पक्षपात, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग भी सभी भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में, या कृषि क्षेत्र में, या व्यापारिक क्षेत्र में, या सेवा क्षेत्र में। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 33 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, कृषि क्षेत्र में। क्लियर है आपको? कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में कृषि क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है कि संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक है। बताइए संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक क्या है? ए समाज है, बी विद्यालय है, सी समुदाय है, डी परिवार है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक क्या है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक क्या है? समाज है, या विद्यालय है, या समुदाय है, या परिवार है। तो एबीसीडी में जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है? 34 का जो ऑप्शन सही है वो डी है। परिवार ही सबसे बड़ा वो मुख्य कारक है हस्तांतरण का। संस्कृति का हो, या नियंत्रण का हो, या समाज का हो, जो भी नीतियां होती हैं, जो भी परंपराएं होती हैं, वो परिवार के द्वारा ही आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर की जाती हैं। तो 34 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक परिवार यानी कि फैमिली है। परिवार सामाजिक संरचना की एक मूल इकाई है। ठीक है? तो सामाजिक संरचना जो है वो परिवार से मिलकर ही बनती है। अंग्रेजी का फैमिली शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है जीवन भर के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का समूह।
क्लियर है आपको? तो अंग्रेजी का जो फैमिली शब्द है ये एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है जीवन भर के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का समूह। यह जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंधों से एक दूसरे से बंधे व्यक्तियों के समूह को संदर्भित करता है। क्लियर है आपको? तो एक-एक चीज बस समझते रहिए। जो चीज आपको कठिन लगे उसको बस पढ़िए, घबराइए नहीं। घबराने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपने लक्ष्य लिया है, एक सपना देखा है, एक टारगेट सुनिश्चित किया है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो मेहनत करेगा वो ही सफल होगा। तो निरंतरता बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में, अपनी मेहनत में और अपने आत्मविश्वास में। आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। आत्मविश्वास को तभी बढ़ा पाएंगे आप जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे। तो निरंतरता बनाए रखिए, चाहे 2 घंटे ही दिन में पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। आपका अगला प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? बताइए, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है आपका ए में ए है आपका, बी में सी विटामिन, सी ऑप्शन में विटामिन डी और डी ऑप्शन में विटामिन बी। तो बताइए केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए या सी या डी या बी? तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 35 का। तो 35 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? डी है विटामिन बी, केला में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन बी यानी कि लगभग 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? बताइए। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है कार्सिनोमा, बी ल्यूकेमिया, सी माइलियोमा, डी है लिम्फोमा। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके बताइए। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? तो कार्सिनोमा होगा या ल्यूकेमिया होगा या माइलोमा होगा या लिम्फोमा होगा? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है ए। कौन सा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कार्सिनोमा होगा। तो सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है जो मानव त्वचा के आंतरिक अंगों और उपकला कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये ऊतक संरचना में जहां भी शामिल होते हैं वहां ट्यूमर विकसित करते हैं, मतलब एक गांठ बना देते हैं आपके शरीर में। जहां पर भी शामिल हो जाएंगे ऊतकों में, आपके जो टिश्यू है बॉडी में, तो वहां पे जहां पर भी ये शामिल हो जाएंगे तो वहां पर क्या एक ट्यूमर बना देंगे, एक गांठ विकसित कर देंगे। कार्सिनोमा के प्रमुख कारण मानव शरीर में हार्मोन असंतुलन है, वंशानुगत गड़बड़ी है, एक निश्चित वायरस के साथ संक्रमण और औद्योगिक कैंसर जन प्रमुख है। तो औद्योगिक जो कचरा है उससे भी कैंसर बनता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोषीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। निम्न में से कौन सा एक कोषीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? ऑप्शन ए है एस्केरिस, बी है लैसेमेनिया, सी डी है आपका फीता कृमि और ऑप्शन सी है यकृत पर्णाप। तो ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हुए हैं, इसका आप ख्याल रखिएगा। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। निम्न में से कौन सा एक कोषीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? ए एस्केरिस, बी लैसेमेनिया, डी फीताक्रमी, सी यकृत पर्णाभ। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, लैसेमेनिया। क्लियर है आपको? तो काला अजार नामक रोग लैसेमेनिया जीन के प्रोटाजोआ परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुला एंडोथेलियल प्रणाली को संक्रमित करता है तथा यह अधिकता में अस्थि मज्जा, तिल्ली तथा यकृत में पाया जाता है। क्लियर है आपको? तो ये प्रश्न आपको हो सकता है कि कठिन लग रहा हो, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। और इतना सदैव याद रखिए, आपकी परीक्षा में मुश्किल से 10-12 प्रश्न ही कठिन आएंगे। बाकी प्रश्नों का स्तर ऐसा होगा कि जो पढ़ने लिखने वाला है वो बड़ी आसानी से उनको कर पाएगा। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, क्षय रोग किसके कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस रोग है जो, ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है या जीवाणु के कारण होता है या कवक के कारण होता है? बताइए। अब आप देख रहे होंगे, अगर आपने सभी मॉक टेस्ट किए हैं अभी तक, तो अब आप देख रहे होंगे कि प्रश्न रिपीट होने लगे होंगे।
तो ऐसे ही अब आप लगातार प्रश्नों को करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको एक-एक प्रश्न तैयार हो जाएगा और कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान इसका उत्तर है, जल्दी से बताइए, क्षय रोग किसके कारण होता है? ए प्रोटोजोआ, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी कवक। तो एबीसीडी में कौन-सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो सी है। क्लियर है आपको? जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। क्लियर है आपको? क्षय रोग टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। आपका अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफेद धारियां कहलाती हैं। बताइए, गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफेद धारियां क्या कहलाती हैं? ए गर्भावस्था नकाब, या लीनिया नाइग्रा, या स्ट्राई ग्रेविडेरम, या इनमें से कोई नहीं। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफेद धारियां क्या कहलाती हैं? सफेद धारियों से मतलब है जो स्ट्रेच मार्क नहीं बन जाते हैं। जिम जाने वालों को तो अक्सर बन जाते हैं और गर्भावस्था के दौरान भी बनते हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा बताइए, उनको क्या कहते हैं? 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। स्ट्राई ग्रेवी डेरम कहते हैं। क्लियर है आपको? स्ट्राई ग्रेवी डेरम कहते हैं। ये जिम जाने वालों के शरीर में भी बन जाता है जब वो जिम जाना छोड़ देते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफेद धारियां स्ट्राइग्रेविडेरम कहलाती हैं। ये गर्भावस्था के दौरान आमतौर पर पेट पर होती हैं, लेकिन यह स्तनों, जांघों, कूलों के निचले हिस्सों पर भी होती हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स हार्मोनल परिवर्तनों के कारण प्रभावित होते हैं। गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम जैसे एंट्री स्ट्रेच मार्क्स क्रीम खिंचाव के निशान को रोकती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? बताइए। समाजशास्त्र का प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है आपका हर्वर्ड स्पेंसर, बी है ई दुखम, सी है टीबी वाटोमोर और डी है आपका एलटी हॉब हाउस। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपको कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन सबसे आसान लगते हैं? समाजशास्त्र के, या गृह विज्ञान के, या आपके समाज कार्य के, या बाल विकास के? तो बताइए इनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? हर्वर्ड स्पेंसर ने, या ई दुखम ने, या टीवी वाटोमोर ने, या एल टी हॉब हाउस ने? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो है सी, टीवी वाटामोर ने। क्लियर है आपको? टीवी वाटोमोर ने विकास और प्रगति के बीच में भेद प्रस्तुत किया है। तो समकालीन ब्रिटिश समाजशास्त्री टॉम बाटोमोर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। एक लेखक एवं संवादक के रूप में टॉम बाटोमोर ने मार्क्सवाद और मार्क्सवादी समाजशास्त्र की महत्ता को समाजशास्त्रियों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बाटामोर का सबसे बेहतरीन कार्य विकास और प्रगति के बीच भेद प्रस्तुत करना था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 41 यानी कि 41, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न होगा ये आपके लिए। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन ए है आपका क्षय रोग, बी है चेचक, सी है आपका हैजा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? बताइए। क्षय रोग, या चेचक, या हैजा, या इनमें से कोई नहीं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 41 का। तो 41 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो सी है। हैजा जो होता है वो अशुद्ध जल, दूषित जल के कारण होने वाला एक रोग है। तो अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाला रोग हैजा है। यह विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है। इस हैजा के जीवाणु का नाम जरूर याद रखिएगा। पता नहीं क्यों मुझे बार-बार ऐसा लगता है कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में रखा होगा कि हैजा वाला जीवाणु का नाम बताइए। तो विब्रियो कालेरी नाम का जीवाणु से हैजा रोग होता है, जो जल
खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों के माध्यम से फैलता है। उल्टी एवं दस्त इस रोग के प्रमुख लक्षण है, जबकि क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से तथा चेचक वेरियोला नामक विषाणु से फैलने वाला रोग है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 42, गर्भावस्था का प्रश्न है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने का को क्या कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका एंटेफ्लेक्सियन, या बी प्लांटर फ्लेक्सियन, या एंटेवर्जन, या डी डार्सी फ्लेक्सियन। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके जल्दी से बताइए कि गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने को क्या कहा जाता है? तो 42 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, एंटेवर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटेवर्जन कहा जाता है। क्लियर है आपको? गर्भावस्था टॉपिक से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। तो गर्भाशय स्त्री जननांग है, इसका आकार नाशपाती के जैसा होता है। गर्भाशय का चौड़ा भाग ऊपर फंडस तथा पतला भाग नीचे स्थमस कहलाता है। गर्भाशय का योनि के संबंध में कुछ आगे की तरफ झुका होने को एंटीवर्जन कहते हैं, अर्थात गर्भाशय का झुकाव आगे की ओर होने पर उसे एंटीवर्टेड तथा पीछे की तरफ होने पर रिट्रोवर्टेड कहते हैं। तो आगे की तरफ झुका है तो एंटीवर्टेड कहेंगे, और पीछे की तरफ झुका है तो रिट्रोवर्टेड कहेंगे। क्लियर है आपको? बस लगातार पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका अगला प्रश्न है 43, एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। बताइए, एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। ए प्रसव पूर्व रक्तस्राव, या बी प्रसव पश्चात रक्तस्राव, या सी गर्भपात, या डी नीचे लेटी हुई नाल। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। प्रसव पूर्व रक्तस्राव, या प्रसव पश्चात रक्तस्राव, या गर्भपात, या नीचे लेटी हुई नाल। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है 43 का? बताइए। तो 43 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, प्रसव पूर्व रक्तस्राव किसको संदर्भित करता है? एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को। क्लियर है आपको? तो प्रसव पूर्व रक्तस्राव क्या है? जननांग से रक्त का प्रभाव होना, प्रसव के पूर्व 20 से 24 हफ्ते की स्थिति में उत्पन्न विकार प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग भी हो सकता है। क्लियर है आपको? इस कारण भी प्रसव से पूर्व रक्तस्राव हो सकता है। अगला है आपका प्रसव के पश्चात रक्तस्राव। प्रसव के बाद सामान्य से अधिक रुधिर का स्राव होना प्रसव के पश्चात रक्तस्राव कहलाता है। और गर्भपात यानी कि अबॉर्शन क्या है? 20 सप्ताह से पहले भ्रूण का समाप्त हो जाना, या स्वतः एवं कृत्रिम दोनों रूप से हो सकता है। तो जो गर्भपात है वो 20 सप्ताह से पहले भ्रूण का समाप्त हो जाना, ये स्वतः भी हो सकता है एवं कृत्रिम दोनों रूप से भी हो सकता है। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका इसी में, प्लेसेंटा का नीचे आना क्या होता है? तो प्लेसेंटा का गर्भाशय के निचले स्तर में आ जाना, यह स्थिति प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। क्लियर है आपको? तो ये जो पॉइंट है चारों, ये आपको याद रखने हैं, एक बार जरूर देखिएगा और समझिएगा। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्सिव अवस्था होती है। बताइए, मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्सिव अवस्था होती है। ए 10 मिनट, बी 20 मिनट, सी 40 मिनट, डी 1 घंटा। देखिए, इंग्लिश के वर्ड इसलिए लिखे होते हैं क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, उसको कठिन बनाने के लिए भी इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्सिव अवस्था होती है 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, या 1 घंटा। तो 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, 20 मिनट होता है। क्लियर है आपको? 20 मिनट होता है। तो प्रोपल्सिव अवस्था पूर्ण विचलन से शुरू होती है, जो पेशी के तल तक के भाग को तक फैलता है, और निष्कासन चरण मात्र के प्रयासों से प्रभावित होता है, और शिशु की डिलीवरी के साथ समाप्त होता है। प्रोपल्सिव अवस्था की औसत अवधि प्रीमी ग्रेविडा में 10 मिनट और मल्टीपैरा में 20 मिनट होती है। क्लियर है आप? अगला प्रश्न है आपका 45, ईडीटीए कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है, यह कैल्शियम को नष्ट कर देगा, या ऑप्शन बी है आपका, कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है, या ऑप्शन सी है आपका, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देगा, या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कमेंट करके जरूर बताइए। ईडीटीए कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? तो यह कैल्शियम को नष्ट कर देगा, या कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है, या कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देगा, या उपयुक्त सभी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो 45 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। कौन सा है? बी है, कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ईडीटीए यानी कि एथिलीन डाइमिनेट टेट्रासेटिक एसिड कैल्शियम आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है। ईडीटीए एक रसायन है जो क्रोमियम, लोहा, सीसा, पारा, तांबा, कैल्शियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम जैसे खनिजों और धातुओं को बांधता है, यानी कि धारण करता है। जब वे बंधे होते हैं तो वे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन का जनक कौन है? बताइए, किंडरगार्टन का जनक कौन है? आपका ऑप्शन है ए पेस्टालोजी, बी रूसो, सी लॉक, डी फ्रोबेल। किंडरगार्टन का जनक कौन है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 46 का सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? फ्रोबेल है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 46 का। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। यह बच्चों का एक छोटा स्कूल होता है जहां बच्चों की चटाई बुनने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम व गाने सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षण कार्य अधिकांशतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्लियर है आपको? तो किंडरगार्टन के जनक कौन है या जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल महोदय हैं। आपका अगला प्रश्न है 47, पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। बताइए, पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग को, या ऑप्शन बी रियंसिबिलिटी ऑफ मेंटल ऑपरेशन को, या चेंज फ्रॉम परसेप्शनल टू लॉजिकल जजमेंट को, या उपयुक्त सभी। तो पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 47 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्या है? ए, कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। तो पियाजे का कॉग्निटिव परीक्षण कॉग्निटिव सिद्धांत के अनुसार बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क का विकास होता है, साथ ही उसका अनुभव का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। इसी के आधार पर पियाजे ने विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं बताई हैं। सॉरी। एक तो होगा आपका सेंसोरी मोटर स्टेज, बी होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरा है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा होगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर है आपको? तो पियाजे ने यह विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं बताई हैं। बाल विकास में आपको ये पढ़ने को मिलेंगी, ये उसी का टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, सिस्टोलिक प्रेशर रेंज ड्यूरिंग एडल्टहुड इज क्या है? बताइए, प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब क्या होता है? प्रश्न है आपका, प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब क्या होता है? 50 से 60 होता है, या 70 से 80 होता है, या 80 से 90 होता है, या 110 से 125 होता है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 48 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 110 से 125 होता है प्रकुंचन दाब। क्लियर है आपको? तो प्रौढ़ावस्था में अकुंचन दाब या 110 से 125 होता है किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में जाना जाता है। जैसे 120/180 सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की मांसपेशियों की संकुचित होकर धमनियों में रक्त का पंप करती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को सिस्टोलिक रक्तचाप 80 और 120 मिलीमीटर के बीच होता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है दैनिक जीवन से पलायन, बी माता पिता का दबाव, सी आनंददायक भावनाएं, डी कुछ अवैध करने का रोमांच। तो 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यहां पर औसत का अर्थ होता है कि जो नशा नहीं करते हैं, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ यहां पर अर्थ है। तो किशोरों द्वारा औषध का
उपयोग करने का एक कारण है। तो लोग क्या करते हैं कि जो कफ वाली सिरप आती थी कोरेक्स, उससे भी नशा करने लगे थे। पूरी-पूरी शीशी एक साथ पी जाते थे। तो किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है दैनिक जीवन से पलायन, माता-पिता का दबाव, आनंददायक भावनाएँ, कुछ अवैध करने का रोमांच। बताइए, कौन-सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 49 का सी ऑप्शन आपका सही है, आनंददायक भावनाएँ। तो आनंददायक जो भावनाएँ होती हैं, उसके कारण क्या करते हैं, किशोर औषध का प्रयोग करते हैं। किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक प्रमुख कारण है आनंददायक भावनाएं। किशोरों द्वारा औषध का इस्तेमाल करने से उनके शरीर में जाकर यह नुकसान पहुंचाता है और इन्हें इसका आदी बना देता है, जो कि बहुत नुकसानदायक है। किशोरों द्वारा नशीली दवाओं का तीव्र मादक प्रभाव है, जो आत्महत्या होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अल्कोहल शराब का दुरुपयोग करने से वाले किशोरों में 4 आत्महत्याओं में से 1 आत्महत्या शराब के दुरुपयोग करने से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 30% आत्महत्याएं शराब के दुरुपयोग से संबंधित है। क्लियर है आपको? तो शराब काफी नुकसानदायक होती है, उसी के बारे में यहां पर बताया गया है। आपका अगला प्रश्न है 50। नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। ये तो हर किसी के लिए बहुत ही आसान प्रश्न होगा। बताइए, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। ए शहद, बी जल, सी माँ का दूध, डी गाय का दूध। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है, बताइए कौन सा होता है? ए शहद, बी जल, माँ का दूध, डी गाय का दूध। तो इसका सही उत्तर तो आपको बहुत ही आसानी से पता होगा, सी माँ का दूध होता है। क्लियर है आपको? नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है माँ का दूध। क्लियर है आपको? तो माँ का दूध नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। यह प्रकृति की एक अद्भुत देन है। जिस समय शिशु जन्म लेता है तो माता का दूध पतला होता है, ताकि बच्चा उसे आसानी से पचा सके, क्योंकि उस समय शिशु के पाचन अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। माता के दूध में लगभग सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्लियर है आपको? तो ये आप बस अच्छे से ये क्वेश्चन किया आपने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके पास सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आपने मुखिया सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आज ही जुड़े मुखिया सेविका गरिमा बैच से केवल 505 रुपए में। इसमें मिलेगी आपको सभी क्लास और पीडी, जिनसे पढ़कर आपकी नौकरी होगी पक्की। तो देर किस बात की, गरिमा बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 25। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको प्रश्नों का स्तर कैसा लगा और आज का मॉक टेस्ट करके आपको कैसा लगा। क्या आज के प्रश्न थोड़े कठिन थे या आपके लिए बहुत ही आसान थे? इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और प्लीज जरूर बताइएगा कि आज का आपका मॉक टेस्ट कैसा लगा और आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लग रहा है चारों सब्जेक्ट में से जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।